एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस 10वें भाग में हम कुछ उदाहरणों को और समझने की कोशिश करते हैं। जो कुछ हमने एनएमआर स्पेक्ट्रा में पढ़ा है उन्हीं के एप्लीकेशंस के रूप में हम कुछ मॉलिक्यूल्स की कंपैरेटिव संरचना और उनके स्पेक्ट्रा का एनालिसिस करेंगे। टॉलुइन पहला अणु है। टॉलुइन में अगर हम देखते हैं एक मिथाइल ग्रुप है जो फेनिल ग्रुप से लगा हुआ है C6H5CH3। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि CH3 पर उपस्थित जो प्रोटॉन्स हैं उनका वातावरण समान है और फेनिल ग्रुप पर उपस्थित 5 प्रोटॉन्स समान वातावरण में हैं और मैथिल जिस कार्बन पर लगा है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रोटॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए आपसी इंटरैक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो स्प्लिटिंग इसमें एब्सेंट है। 2 तरह की पीक्स हैं ए और बी, जिनका की पीक एरिया 3 प्रोटॉन्स के लिए और 5 प्रोटॉन्स के लिए क्रमशः है और डेल्टा का मान 3 प्रोटॉन्स के लिए 2.2 यानी मिथाइल प्रोटॉन्स के लिए 2.2 ppm और फिनाइल प्रोटॉन्स के लिए 5 प्रोटॉन्स के लिए डेल्टा 7.1 ppm प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं पैराज़ाइलिन का। पैरा पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप उपस्थित हैं और फेनिल प्रोटॉन्स जो हैं उनकी संख्या 4 है। इसमें भी स्प्लिटिंग अनुपस्थित है क्योंकि एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रोटॉन अनुपस्थित है और ए टाइप यानी मिथाइल जो ग्रुप हैं वो दोनों आपस में समान हैं और कुल प्रोटॉन्स की संख्या 6 है, तो पीक एरिया 6 के लिए आता है। ए टाइप का सिग्नल सिंगलेट हमें मिलता है डेल्टा 2.2 ppm पर और दूसरा प्रकार के जो प्रोटॉन्स हैं बी टाइप के उसमें पीक एरिया 4 प्रोटॉन्स के लिए मिलता है और डेल्टा का मान 7.0 आता है। तीसरा उदाहरण हम देख सकते हैं मेसिटिलीन का। इसमें फिर हम देखते हैं स्प्लिटिंग अनुपस्थित है क्योंकि एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रोटॉन नहीं है। 2 पीक्स प्राप्त होती हैं जिसमें 3 मिथाइल के 9 प्रोटॉन्स जो कि समान वातावरण के हैं उनके लिए डेल्टा का मान 2.2 ppm पर एक सिंगल पीक के साथ स्पेक्ट्रा मिलता है और बी टाइप में पीक एरिया 3H जो कि फेनिल H हैं उनके लिए डेल्टा का मान 6.7 और पीक रेशो 9 और 3 प्रोटॉन्स के हिसाब से 3:1 के रूप में हमें प्राप्त होता है। पीक एरिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को दर्शाता है। डेल्टा का मान पोजीशन बताता है स्केल पर किसी भी प्रोटॉन की और ए और बी टाइप के कितने सिग्नल हमें प्राप्त हो रहे हैं वह समान प्रोटॉन्स की मात्रा को दर्शाता है। यह सब हम पूर्व में जान चुके हैं। एक और उदाहरण हम देखते हैं पैरा टर्शरी ब्यूटिल टॉलुइन का। पैरा टर्शरी ब्यूटिल टॉलुइन के अंदर हमें 3 सिग्नल प्राप्त होते हैं जिसमें ए टाइप का सिग्नल मैथिल प्रोटॉन्स के लिए स्ट्रक्चर को हम अच्छी तरह से देखकर पहचान सकते हैं कि CH3 जो मैथिल ग्रुप है उसके 3 प्रोटॉन्स के लिए डेल्टा का मान 2.2 ppm प्राप्त होता है। बी टाइप का जो हमें सिग्नल मिलता है सिंगलेट का वह 4 प्रोटॉन्स जो कि फेनिल प्रोटॉन्स हैं डेल्टा के लिए 7.1 ppm पर प्राप्त होते हैं। सी टाइप का जो हमें सिग्नल मिलता है वो टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप के लिए मिलता है जिसमें तीनों मैथिल ग्रुप जो कार्बन पर लगे हैं वह समान वातावरण के हैं और वह 9 प्रोटॉन्स के लिए डेल्टा का मान 1.3 ppm प्राप्त होता है। पीक रेशो जो है वह क्रमशः 3:4:9 के रूप में हमें प्राप्त होता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को दर्शाता है पीक में। अंत में हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस के बारे में समझते हैं कि यह बताता है कि फंक्शनल ग्रुप्स का आइडेंटिफिकेशन हम किस प्रकार कर सकते हैं स्पेक्ट्रल एनालिसिस करके। यदि हमारे पास किसी भी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा है तो उसमें कितने प्रकार के फंक्शनल ग्रुप्स हैं या उसमें कितने प्रकार के प्रोटॉन्स उपस्थित हैं या उसमें हेटेरोएटम है या नहीं और वह
कहाँ कहाँ पर किस पोजीशन पर उपस्थित हैं आइसोमेरिज्म, तो इसके बारे में भी हमें यह सूचना मिलती है। यानी यदि हम NMR स्पेक्ट्रा को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं और इसमें पाठ्य पुस्तकों में उपस्थित जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं और स्पेक्ट्रा दिए गए हैं उनको अधिक से अधिक सॉल्व करके समझने का प्रयास करते हैं, तो हम कई प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के संरचना को पहचानने में अपनी समझ डेवलप कर सकते हैं। तो हमें लेबोरेटरी में जो हम रासायनिक अलग अलग अभिकर्मकों का उपयोग करके हम कीटोन, एल्डिहाइड, कई तरह के फंक्शनल ग्रुप्स का उपस्थिति पता करते हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बिना किसी भी लेबोरेटरी के केवल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रियात्मक समूहों को, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रकार, कितने प्रकार के प्रोटॉन्स हैं उनको, उनकी रिलेटिव पोजीशंस क्या हैं, या आइसोमर्स जो हैं किसी भी कंपाउंड के कितने आइसोमर्स हैं, कौन सा स्ट्रक्चर कौन से आइसोमर को बिलोंग करता है, और हेट्रो एटम पर उपस्थित अगर प्रोटॉन है तो वह अपनी पीक अलग देता है, तो हेट्रो एटम कार्बन के अलावा अगर उपस्थित है अणु में तो उसकी भी सूचना हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में प्ले करती है। धन्यवाद।